जैसे उस पारिजात कल्प वृक्ष का अपहार हुआ, तो वो द्वितीय भाग में पारिजाता अपहार करके 1949 में इसको लिखते हैं। और पारिजात सौरभम फिर आता है 1959 में, जब आजादी हो गई, देश अपने राह पर चल पड़ा कि फिर से वो पारिजात की खुशबू आ रही है, तो पारिजात सौरभम करके वो 1959 में उनका ये तीसरा वॉल्यूम निकल के आता है। संपूर्ण जो है वो गांधी चरितम करके है। इसी प्रकार से श्री विद्यानिधि शास्त्री जी ने भारतोदय एक पत्रिका छपती थी, उसमें 1969 में श्री गांधी चरितामृतम करके एक काव्य उसमें लिखा आया। आचार्य ब्रह्मानंद शुक्ल, जो आदरणीय प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी के पितृपाद थे, उन्होंने नेहरू जी पर भी लिखा और गांधी जी पर भी लिखा। गांधी चरितम और नेहरू चरितम उनके दो महाकाव्य हैं। और एक साधु शरण मिश्र हुए हैं चंपारण बिहार में, उन्होंने 1972 में गांधी चरितम करके एक महाकाव्य दिया। और इसी प्रकार से एक इंदौर में श्री वीरेंद्र गोविंद राजवैद्य हुए हैं, उन्होंने भी महात्मा गांधी चरितम करके महाकाव्य लिखा। और भी बहुत सारे काव्य गांधी जी पर कई विधाओं में संस्कृत में लिखे गए हैं, वो सब मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं रखूंगा। और उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बाद, तो उसमें मैंने कहा कि ब्रह्मानंद शुक्ल जी का नेहरू चरितम 1969 में खुर्जा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से प्रकाशित हुआ। बलभद्र शास्त्री ने नेहरू यशः सौरभम, ये हरदोई के थे लखनऊ के पास, ये 1975 में उन्होंने दिया। पंडित रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने जवाहर ज्योति महाकाव्यम एक लिखा मथुरा से, ये 1977 में प्रकाशित होता है। और आचार्य अमीर चंद शास्त्री, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी, सुभाष चंद्र बोस पर बहुत सारे महाकाव्य मिलते हैं। उनमें जो मुझे प्राप्त हुआ वो विश्वनाथ केशव क्षत्रे, ये 1963 में ही कल्याण मुंबई से प्रकाशित होता है। और त्रिगुणानंद शुक्ल हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, आप लोग परिचित होंगे अधिकांश लोग, उन्होंने सुभाष चरितम जो है 1966 में ये दिल्ली से प्रकाशित होता है। इसी प्रकार महामहिम हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर राजेंद्र प्रसादाभ्युदय, ये 1960 में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से ये महाकाव्य प्रकाशित हुआ। और विष्णुकांत झा जो हैं, जो कि बिहार के ही थे और जहां पर जो जन्मभूमि थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, उनके पास के थे, तो अगर उनके संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत नजदीक से जानना हो तो विष्णुकांत झा ने राष्ट्रपति राजेंद्र वंश प्रशस्ति करके एक महाकाव्य लिखा है। हम उसे अच्छी तरह से उससे परिचित हो सकते हैं, उनके बचपन से लेकर के बाद तक के जीवन से। इसी क्रम में हम आते हैं आधुनिक में, तो फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी का इंदिरा चरितम, और उसके बाद बहुत नजदीक और आ जाते हैं तो डॉक्टर शिव चरण शुक्ल ने राजीव सौरभम करके वो राजीव गांधी पर भी महाकाव्य की रचना की। तो ये कुछ छुटपुट उदाहरण थे जो मैंने आपके सामने रखे कि उस समय जो मुझे प्राप्त हुए। और उसके बाद में फिर मैंने एक निवेदन किया दिल्ली विश्वविद्यालय के उस समय के जो अध्यक्ष थे, वो प्रोफेसर सत्यपाल नारंग जी उस समय थे, और उन्हीं के नेतृत्व में संगोष्ठी हुई। मैंने ये सर्वे प्रस्तुत किया और उसी मंच से, उसी पर आचार्य रामकरण शर्मा जी विद्वान थे, प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी भी वहां पर थे। तो मैंने निवेदन किया कि जब इतना बड़ा विशाल साहित्य, आधुनिक संस्कृत साहित्य है, तो हम तो कालिदास, माघ, भारवी और हर्ष पर आकर के रुक जाते हैं, वहीं हमारी संस्कृत की पढ़ाई खत्म हो जाती है। तो कैसे परिचय होगा इसका जो है, जब तक ये पठन पाठन में नहीं आएगा। तो एक प्रस्ताव दिया और कि ये आधुनिक संस्कृत साहित्य की विधा जो है कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रारंभ करे। और जैसे ही प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी विभागाध्यक्ष बनती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, उस समय स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही जगह पर आधुनिक संस्कृत साहित्य का पठन पाठन शुरू हुआ। एमए पर स्पेशलाइजेशन के रूप में 4 पेपर, और मैं उस कमेटी का कोऑर्डिनेटर था। और हमने सभी साहित्यकारों को बुला करके एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की और उनके विचार लिए, और उनके आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ।
और वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये प्रारंभ हुआ। तो एक ये रही। फिर सिलसिला ये चला कि अब आधुनिक पर शोध कार्य कराई जाए। तो जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि मैंने 39 जो है अभी तक, वो 2 दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं जो यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया। जामिया में जो चल रहे हैं वो अब वो आना प्रारंभ होंगे। तो मैंने उस समय के कुछ आधुनिक नाटककारों को लेकर के कुछ शोध कार्य कराए। जो पीएचडी पे मैंने कराए वो एक बहुत ही बड़े नाटककार हुए हैं, क्षेमेश्वर करके। उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी हमें प्रोफेसर आदरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से प्राप्त हुई एक संगोष्ठी में। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं उस पर एक कार्य कराना चाहता हूं। तो मेरा एक विद्यार्थी है पुष्कर आनंद करके, जो अभी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर में वो प्राध्यापक है। उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और आधुनिक संस्कृत साहित्य परंपरा में आदरणीय डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी का क्या योगदान रहा है, इसको लेकर के मैंने एक पीएचडी का शोध कार्य कराया। और मेरे ख्याल से उसकी एक परीक्षिका जो है वो आदरणीय डॉक्टर किरण टंडन जी रही होंगी, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। ये हरिपद महापात्र मेरा विद्यार्थी था, जो इस समय पश्चिम बंगाल के किसी राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में है। उसने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत बड़ा काम किया है। और भगवताचार्य जी का मैंने जैसे कि आपके सामने रखा गांधी चरितम पर, तो मेरी एक शिष्या डॉक्टर रचना रस्तोगी ने उस पर काम किया। वो पुस्तक प्रकाशित भी हो गई है। और डॉक्टर रचना रस्तोगी जो है वो कलकत्ता के पास एक डायमंड हार्बर यूनिवर्सिटी है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, वहां पर एचओडी है संस्कृत में। उनका काम बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं महालिंग शास्त्री। उन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की। और ये उस समय की बात है जब लोग सारे हमारे क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे। तो कुछ ऐसे हमारे संस्कृत के साहित्यकार थे जो नाटक लिखते थे और उस नाटक का मंचन करते थे और उसमें राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करते थे लोगों को। ये बंगाल में जो है बंगाली के नाटककारों ने किया। महाराष्ट्र में जो है वो गणेश उत्सव का प्रारंभ उस समय हुआ, तिलक जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं तमाम भाषाओं में। तो संस्कृत के भी साहित्यकारों ने वो काम किए। तो उस पर एक कार्य कराया मैंने, जो ठंडीलाल मीना यहाँ दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका काम है। उनका सबसे बड़ा उन्होंने काम क्या किया कि अड्डा लाइब्रेरी में बैठ करके मद्रास में उनके सारी रचनाओं को ढूंढा महालिंग शास्त्री जी की, और उनका वहां के विद्वानों से संपर्क करके कुछ समझा। वहां पर एक मेरी गुरु भगनी है जो रिटायर होकर दिल्ली विश्वविद्यालय से गई, डॉक्टर सुंदरी सिद्धार्था। उन्होंने बहुत मदद की, अपने घर पे रखा उसको 1 महीना और उसने अध्ययन किया। तो वो भी एक बहुत अच्छा काम निकल के आया। और आदरणीय हर्षदेव माधव जी की रचनाओं में निरूपित सामाजिक चेतना, चूंकि वो अपने तरह से एक भिन्न प्रकार के कवि हैं, हम लोग सब सुनते हैं, उनको जानते हैं। तो मैंने उनसे बात की कि मैं आप पर एक शोध कार्य कराना चाहता हूं। तो वैसे तो उनका वागीश्वरी कंठ चरितम जो उनका आधुनिक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, वो उस पर ज्यादातर उस पर फोकस किया गया है। उस पर भी एक अच्छा कार्य हुआ है। ये कार्य अब प्रकाशित हो रहा है इस समय। और अभी अभी जो मैंने प्रारंभ किया है वो, चूंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूं, तो मुझे लगा कि कुछ वहां के परिवेश के हिसाब से भी शोध कार्य किए जाए। तो मैंने आदरणीय प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक जी ने जो उर्दू, फारसी और कुछ हिंदी के काव्य रचनाओं का संस्कृत में रूपांतर किया है, जिसमें जो है गालिब का जो क्या नाम है उसका उर्दू में, उसका गालिब काव्यम करके उन्होंने रूपांतर किया है, दीवाने गालिब का। तो इस पर एक शोध कार्य अभी चल रहा है। इसी प्रकार से मैंने कुछ छोटे स्तर के, यानी जो एमफिल के लेवल पर कार्य किए हैं। उसमें लेलिनामृतम जो है, जैसे मैंने उल्लेख किया था पद्म शास्त्री जी का, कुमार विजयम, और ये आदरणीय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत अच्छी रचना है जो कुमार कार्तिकेय को लेकर के उन्होंने लिखा है एक महाकाव्य। नेहरू चरितम पर भी एक कार्य हुआ है। स्वामी विवेकानंद चरितम मैंने एक कार्य कराया, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में भी इसके 3 सर्ग हमने निर्धारित किए। ये बड़ा अद्भुत महाकाव्य है। और आदरणीय रामकरण शर्मा पर मैंने बताई दिया आपको कि उस पर भी मैंने एक एमफिल में भी कराया। आदरणीय हरिदत्त शर्मा को लेकर के कार्य कराया। क्षमा राव को लेकर के मीरा लहरी पर कार्य कराया।
श्रीनिवास रथ जी को लेकर के एक एमफिल का कार्य कराया, और महालिंग शास्त्री पर एक एमफिल में कराया, उभय रूपकम उनका एक नाटक है उस पर, और आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी ने एक नाटिका लिखी है विद्योत्तमा करके, उस पर भी मैंने एक एमफिल का शोध कार्य कराया। और उसी सिलसिले में जब पाठ्यक्रम निर्धारित हुए तो एक छोटा सा संकलन आधुनिक संस्कृत साहित्य संचयन करके, क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक थी, तो वो मैंने तमाम इन साहित्यकारों के पास जाकर से उनसे बात करके, उनके साक्षात्कार लेकर के, और क्यों उन्होंने काव्य लिखा, क्यों प्रेरणा मिली। तो जैसे मैं रथ साहब के पास उज्जैन गया, आदरणीय श्रीनिवास रथ अपने समय के बहुत ही महान साहित्यकार, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता था जब तक वो जीवित थे, कि आधुनिक संस्कृत साहित्य के भीष्म पितामह हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जब उड़ीसा से चला सागर के लिए, एक छोटी सी रेलवे लाइन आती थी और बड़ा सुरम्य वातावरण था, तो मन में सोचा कि चलो बैठे बैठे कुछ प्रयास करूं। तो कहते थे, मैं समस्या पूर्ति को लेकर के, हम लोग बनारस में जब पढ़ते थे तो समस्या पूर्ति उस समय पाठ्यक्रम का विषय हुआ करता था, तो वहां से थोड़ा थोड़ा सीखा था, और करते करते मैं जब आया तो मैंने 10-12 छंद जो है वो बनाए। और जब सागर उन्होंने ज्वाइन किया सागर विश्वविद्यालय को, तो वहां पर कहते हैं एक दिन मैंने ऐसे मित्रों के समूह में वो जो मैंने रास्ते में लिखी थी रेल पथ यानम करके, वो मैंने सुनाई, तो लोगों ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी है। तो कोई एक आकाशवाणी लखनऊ के कोई संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तोता थे, वो वहीं पर थे, उन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी पर आपका कार्यक्रम ये आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कराता हूं। तो उन्होंने मुझे बुला करके वहां से वो प्रसारित किया, और तब से मैं कवि हो गया, लोग मुझे कवि के रूप में जानने लगे। फिर सागर विश्वविद्यालय में आदरणीय प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी के नेतृत्व में आधुनिक संस्कृत साहित्य का पहला पाठ्यक्रम वो सागर विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। उसमें कुछ कवियों की कविताएं लेकर के स्नातक स्तर पर उन्होंने पाठ्यक्रम शुरू किया। रामजी उपाध्याय वहां पर थे, बहुत ही आधुनिक संस्कृत के नाटकों पर उनका बहुत बड़ा कार्य है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप भी जो है उसमें आप पाठ्यक्रम में रहेंगे। तो कहते हैं, वो खुले कहते थे कि मुझे तो राधा वल्लभ ने मुझे कवि के रूप में प्रतिष्ठापित किया, तो ऐसे ही वो बोलते थे। और फिर उनकी जो तदेव गगनम शैव धरा, तो जो उनकी कविता, पहली कविता है जो संग्रह छपा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, उसकी पहली कविता है तदेव गगनम शैव धरा। तो वो मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हमारे संस्कृत की एक सेकुलर कविता है, क्योंकि लोग सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी बातें करते हैं लेकिन सेकुलरिज्म को समझते नहीं है, ये उनका उसमें दिशा निर्देश है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये तो कुछ सेकुलरिज्म मुझे इसमें नजर आता है। बोले मैं कामरेड था, मुझे लोग कामरेड करके जानते थे, ठीक है, प्रारंभ अपने छात्र जीवन में मैं आंदोलनों में होता था तो मुझे लोग कामरेड कहते थे, लेकिन जो साम्यवाद है जिसकी उत्पत्ति चीन और रूस में होती है, हमारे देश के लोग उस साम्यवाद को नहीं समझते हैं। तो मैंने अपनी कुछ कविताओं के माध्यम से वो पीड़ा रखी है। तो उस पर मैंने फिर उनकी सामाजिक चेतना को लेकर के एक शोध कार्य कराया, वो भी ग्रंथ अभी छपना है उसको। तो ये छोटे मोटे कार्य जो मैंने किए और जो मैं कर रहा हूं, और ज्यादातर शोध संगोष्ठियों में मेरी कोशिश रहती है कि मैं हल्के फुल्के विषयों पर ही अपनी बात रखूं, और क्योंकि हल्की फुल्की बात थोड़ा सा अच्छी भी लगती है। और जो गंभीर मुद्दे हैं, जो कि मेरा मुख्य विषय तो काव्य शास्त्र है, अध्ययन अध्यापन का वही विषय रहा है आज तक। मैं वही 20-25 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ जामिया में उसी विषय को पढ़ाता हूँ। और जो ज्यादातर मेरे शोध कार्य हुए हैं वो काव्य शास्त्र को लेकर के हुए हैं, और जो इन शोध कार्यों की मैंने चर्चा की, इनका भी साहित्य शास्त्रीय समीक्षण ही मैंने अपने विद्यार्थियों से कराया है। तो थोड़ा सा इनको नजदीक से जानने का अवसर मिला। मैं बहुत समय क्योंकि बहुत सीमित होता है इन सब चीजों के लिए, बहुत ज्यादा बातें तो नहीं रख पाऊंगा मैं कुछ, ताकि आप, चूंकि अभी मेरे ख्याल से आप जो भी लोग यहाँ पर प्रतिभागी हैं, आपके और हमारे बीच में 10-15 वर्षों का जो है वो आयु का अंतर तो होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आपके पास में बहुत बड़ा परिवेश है और संस्कृत के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
के क्रियान्वयन को लेकर के भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें संस्कृत में बहुत काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र दिए गए हैं। तो मैं एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति है, उसमें भी एक सदस्य के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या क्षेत्र हैं कि हम संस्कृत को लेकर के काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला दायित्व तो वो शिक्षक का ही होता है कि उसे अपने पाठ्यक्रमों में कैसे अधिक से अधिक संस्कृत का समायोजन करना है। मैं केवल संस्कृत में ही समायोजन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यक्रम बनाने की बात 2015-16 में हुई, तो मैं उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो 4 सदस्यीय समिति थी उसमें एक सदस्य के रूप में था और हमने फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी के सहयोग से लगभग 3 महीने में जो पाठ्यक्रम तैयार किए स्नातक स्तर के लिए, वो यूजीसी की वेबसाइट पर हैं, वो सारे हम लोगों ने तैयार किए थे। उससे हमने कोशिश की कि सीबीसीएस के अंतर्गत जो कि इंटरडिसिप्लिनरी जो विषय हैं उसमें संस्कृत के उन विषयों को हम रखें जो अधिक से अधिक दूसरे विद्यार्थी उससे लाभान्वित हों, प्रोत्साहित हों और संस्कृत पढ़ने के लिए आए। और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम ये प्रयोग बहुत ही सफल रहा और उससे भी ज्यादा मैंने इसको सफल पाया है अपने यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। हमारे यहाँ जो सीबीसीएस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं उसमें सभी विषयों के विद्यार्थी आते हैं। जैसे हमने एक विषय लिया उसमें नेशनलिज्म एंड इंडियन लिटरेचर, ये मैं पढ़ाता हूं वहां पर। तो उसमें एक हमारे यहाँ सेंटर है, सेंटर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, उसमें मास्टर्स होता है केवल और बहुत दूर दूर से लोग उसमें, कुछ विदेशी भी लोग पढ़ने आते हैं। तो वो इतने चाव से उस विषय को पढ़ते हैं कि कभी भी वो क्लास मिस नहीं करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि संस्कृत पढ़ें या संस्कृत में पढ़ें, 2 दिशाएं हैं। एक तो हम संस्कृत भाषा सीखने के लिए संस्कृत पढ़े, अभी तक लोगों की टेंडेंसी प्राय यही रहती है जब तक कि वो पढ़ते नहीं है। हमें पढ़ाना है कि संस्कृत में क्या लिखा गया है, संस्कृत में कितना ज्ञान विज्ञान है, क्या क्या क्षेत्र है। इसी तरह से एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर सिस्टम मैंने अपने यहाँ प्रारंभ किया, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। उसमें आर्किटेक्चर हमारे यहाँ जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत में, पहला जो है वो दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दूसरा जामिया का। तो वहां के विद्यार्थी सीखने के लिए आते हैं कि अच्छा हमारा पहली प्रक्रिया क्या थी। वो ईरानियन आर्किटेक्चर को भी सीखते हैं तो उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। इसलिए हमने फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी मैंने प्रारंभ किया पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में उस पाठ्यक्रम में। उसके बाद यहाँ भी हमने प्रारंभ किया तो उसको मैथमेटिक्स के भी बच्चे पढ़ने आते हैं। हमने वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया तो उसमें वो बच्चे आते हैं। तो ये एक मैं छोटा सा बीच में विषयांतर होते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें संस्कृत को लेकर के अधिक से अधिक क्या कार्य करने हैं, ये हमें बहुत जागरूकता के साथ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ चरित काव्यों की चर्चा की, उसमें एक महाकाव्य जिसमें छत्रपति चरितम जो उमाशंकर शर्मा जी की, जो कि काशी विद्यापीठ में थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा। मैंने उसको संपूर्ण रूप से पढ़ा, उसका समझा और वो स्वयं कहते हैं कि स्वयं लिखते हैं कि उन्हें बृहत्त्रयी के जो 3 कवि हैं, भारवी, माघ और श्री हर्ष, तो वो कहते हैं कि मुझे वो बहुत भाए नहीं। स्वाभाविक है कि बृहत्त्रयी इतनी कठिन किरातार्जुनीयम हम पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो शास्त्रीय भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। और वो कहते हैं कि कालिदास को पढ़ने के बाद मुझे फिर लगता नहीं कि वो अनामिका अधिष्ठित कालिदास है जो कहा गया है वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, वो जो है बिल्कुल सच है। तो जब आप छत्रपति चरितम पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ये फीलिंग आती है अंदर से कि ये निश्चित रूप से कालिदास की शैली में लिखा हुआ महाकाव्य है। तो उस पर हमने शोध कार्य कराया। तो संस्कृत की महत्ता को लेकर के वो अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। एक छंद आपके सामने रखता हूं। अनधीत्य सुरभ ब्राह्मी अनिषेव्य सुरापगा यह जन्म जुषाम नूनम वंचिते वार्य में। कि 2 चीजें उन्होंने सर्वोपरि रखी कि अनधित्य सुरभ ब्राह्मी, यानी सुरभ ब्राह्मी जो संस्कृत भाषा है बिना उसको पढ़े, और अनिषेव्य सुरापगा कि जो हमारी देव नदी गंगा है उसका अगर सेवन नहीं किया तो फिर ये भारतवर्ष में जन्म लेना जो है वो बहुत शोभा तो नहीं देता है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया, हमने संस्कृत नहीं पढ़ी, हमने गंगा का सेवन नहीं किया तो हमारा जन्म बेकार है। इस तरह की बात वहां से प्रारंभ करते हैं।
और एक बहुत ही बड़ी बात वो कहते हैं जो मुझे बहुत गंभीर लगती है और बहुत मैं उसको पसंद करता हूं, क्योंकि इसका जो नायक है वो छत्रपति शिवाजी हैं और शिवराज विजय हमने पढ़ा हुआ है किस तरह से उन्होंने उस संघर्ष के दिनों को जिया था। उसका एक बहुत विस्तृत आपने अगर जानना है शिवाजी के बारे में तो वो छत्रपति चरितम उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो वो उस समय कहते हैं कि जाह्नवी जाह्नवी येयम हिंदुवो हिंदवोथवा भारतम भारतम वाद्य तत्र हेतु शिवोदय। कहते आज शिवाजी का उदय हो चुका है, आज जाह्नवी जाह्नवी कहलाने के लायक है, यानी आज जाह्नवी जीवित है। जन्मपुत्री कालिंदी को कहते हैं, यमुना का वर्णन करते हैं। हिंदुवो यानी जो हिंदू हैं, और साथ में ये कहते हैं कि हिंदवस्त था, जो हिंदू हैं और जो हिंदुस्तानी हैं, यानी जो हिंदुस्तान के सभी नागरिक हैं, वो देखो बिल्कुल भेद नहीं करते। हिंदुओं क्योंकि अधिकांश संख्या है तो हिंदुओं हिंदवस्त था, और जो हिंदुस्तानी है भारतम भारतम वाद्य, आज भारत भारत हुआ है, तत्र हेतु शिवोदय, क्योंकि अब शिव का उदय हो चुका है, आज ये सब चीजें सुरक्षित हैं। इस प्रकार की एक बड़ी मिसाल वो पेश करते हैं। अब ये मध्यकाल है, लोग कहते हैं कि मध्यकाल में संस्कृत साहित्य रचा नहीं गया, वो गलत धारणा है। जब मुगलों का शासन था तब भी संस्कृत साहित्य उसी गति से लिखा जा रहा था, लेकिन बाहर निकल के नहीं आ रहा था, लोगों के सामने लोग नहीं बोल रहे थे, डर था, लेकिन रचनाएं रची जा रही थी। लेकिन उसके बाद तो स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के बाद तो एक लंबी परंपरा मिलती है, लेकिन वो अधिकांश ग्रंथ जो साहित्यकारों के हैं वो 1933 1926 जब राष्ट्रीय आंदोलन बहुत जोर पकड़ लिया उस वहां से प्रकाशित होने प्रारंभ करते हैं। गांधी चरितम जैसे पंडिता क्षमा राव का था, वो 1926 में साबरमती में महात्मा गांधी जी से मिलती हैं और कहती हैं कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन में आपके साथ काम करना चाहती हूं। बहुत छोटी अवस्था थी, पारिवारिक स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी, जिम्मेदारी थी उन पर, तो महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप साहित्य की सेवा करके राष्ट्र की सेवा कर सकती हैं। तो उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा, उत्तर सत्याग्रह गीता लिखा, छपने नहीं दिया गया भारतवर्ष में। उनकी बेटी लीला राव दयाल, उनके पति जो हैं वो फ्रांस में थे, भारतीय सिविल सेवा में थे, वो वहां पर थी, तो पेरिस से वो ग्रंथ छाप करके तब उन्होंने उसको भारत भिजवाया और भारत में पहुंचा लोगों के बीच में। और जब अंग्रेजों को पता चल गया कि ये इस तरह का एक क्रांतिकारी एक कोई लिटरेचर आया है जो हम लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो विद्वान है उसको समझेंगे, तो इससे एक आग लगेगी आंदोलन में, तो उसको जब्त कर लिया गया। तो ऐसी पीड़ाएं उस समय के साहित्यकारों ने तभी। तो इसी प्रकार से ये छत्रपति शिवाजी जो महाकाव्य है वो एक अद्भुत है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस तरह के महाकाव्यों में जब भी समय मिलता है तो अवश्य पढ़ें और उस पर कुछ शोध कार्य करने का विषय लें तो बहुत अच्छा होगा। एक जो स्वामी विवेकानंद चरितम मैंने काफी उस पर पाठ्यक्रम में भी लगाया, पहले उसको पढ़ा, फिर उसको अच्छा समझा और उस पर फिर एक शोध कार्य कराया। तो ये अपने आप में एक अद्भुत रचना है। अद्भुत रचना इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो शिल्प विधान है वो एक अलौकिक है। मैंने अभी तक की कोई ऐसी रचना नहीं देखी है। और मैंने एक 7 दिवसीय कार्यशाला हुई थी होशियारपुर में, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान में, उस पर वो छंद पर थी। उसमें आदरणीय हमारे मित्र हैं प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, उनका वैदिक छंदों के ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर उनका प्रेजेंटेशन था। और मैंने भी एक प्रेजेंटेशन दिया था जो लौकिक छंदों को लेकर के था, और उसको मैंने बेस बनाया था विवेकानंद चरितम को लेकर, क्योंकि इसकी जो छंदो योजना है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये ग्रंथ की ये ग्रंथ जो है हमारी जो हिमालय यात्रा उन्होंने की थी, जब रामकृष्ण परमहंस जब दिवंगत हो गए तो वो फिर निकल पड़े भारत यात्रा के लिए, उनकी सेवा से मुक्त हो गए और कुछ विषाद भी था, कुछ हलचल भी थी अंदर में, तो बोले कि चलो निकल लेते हैं। तो वो उन्होंने हिमालय की यात्रा सबसे पहले की,
तो उसका भी कवि जो है वो त्र्यंबक शर्मा भंडारकर जो इसके कवि हैं, वो भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और जो बीएचयू का एक कॉलेज है, एनी बेसेंट कॉलेज, महिला कॉलेज है, उसमें ये अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो वहीं पर इन्होंने इसकी रचना की, और इसकी रचना के लिए वो कहते हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं लिखा है, स्वयं स्वामी विवेकानंद जो है आकर के मेरे कहीं अंदर आए हैं और ये स्वयं उन्होंने अपनी बात कही है। ये उनका एक ग्रंथ है आत्मदेव चरितम, जिसमें वो अपनी जीवनी लिखते हैं, त्र्यंबक शर्मा भंडारकर। वो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में नागपुर के पास में कोई जगह है। तो वो कहते थे कि जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो उस समय 2 बालक बिल्कुल तेजस्वी, और वो यात्रा कर रहे थे और सारा समाज जुटा हुआ था। तो आए, उनको चाय जलपान वगैरह कराया, भोजन कराया। तो ऐसा तेज था उनके चेहरे पर, तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा में उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो बाद में वो ये महसूस करते हैं त्र्यंबक शर्मा भंडारकर की वो उसी समय, उसी दिन जो है वो उनका प्रयाण हुआ था रामकृष्ण परमहंस का। वो कहते हैं वो 2 बालक कोई और नहीं थे, वो गुरु चेले थे दोनों, रामकृष्ण परमहंस थे और विवेकानंद थे। ऐसा मेरी अनुभूति है, वो ऐसा कहते हैं। और वहीं से फिर कुछ विवेकानंद को लेकर के इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। तो उसका प्रारंभ कैसा हुआ वो उसमें परिचय के रूप में उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है विवेकानंद चरितम में। और जब वो हिमालय यात्रा में भेजते हैं विवेकानंद जी को, तो लिखते हैं ध्यायन मृत्यु हरम हरम गिरिजया सार्धम पिबम स्रोतशान पीयूषोपमं बुबलकल धरा शीर्णन निनादान हरे शुभ्राभ्र प्रतिबिंब मर्मर शिला खंडस्खलत छंबरा तप्यन वीक्ष तरंगिणी हिमगिरौ आनंद पूर्ण। यानी हिमालय से जो मंदाकिनी अलकनंदा निकल रही हैं, उनके किनारे पर उनके अम्ब का पान करते हुए, निर्झरणियों को देखते हुए, वो आनंद पूर्ण समय बिताते हुए यति जो है, एक यति वो हिमालय की ओर बढ़ रहा है। और फिर तुलना करते हैं उसी से कि उन्नतम शिखरम मस्ति हिमाद्रे स्वामिनोपि च समुन्नतम मनः आदिमम जडम शांत कठोरम शांतिपूर्णम अपरम मृदुपबोधवत्। यानी हिमालय भी उतना ही ऊंचा है और इनका चरित्र भी इतना ही ऊंचा है स्वामी विवेकानंद का। फर्क यह है कि हिमालय कठोर है, जड़ है, लेकिन और बहुत प्राचीन है, लेकिन यह जो यति है वो शांत है, कोमल है और बोध है, यानी उसके अंदर में एक समझने की शक्ति है। तो इस तरह से वो हिमालय के साथ स्वामी विवेकानंद की तुलना करते हैं। उसके बाद वो सारा वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे हिमालय के से वो फिर यात्रा पूरी करके वो दिल्ली होते हुए अलवर के रास्ते फिर वो दक्षिण की तरफ जाते हैं। उसमें अलवर के राजा के राज सिंहासन में जो राजप्रासाद में उनका स्वागत होता है, उनका व्याख्यान सुना जाता है। वहां पर एक विवाद भी होता है, उसका भी वर्णन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फिर वो दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण में वो पहुंचते हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से समुद्र के रास्ते फिर वापस वो आनंद मठ लौटते हैं, कलकत्ता लौटते हैं। और कन्याकुमारी में ही उनके विश्व सम्मेलन में जाने की बात उठती है, वहीं से योजना बनती है, वहां कुछ सहायक मिलते हैं, कुछ धन इकट्ठा होता है, तो फिर वो जाते हैं। और जब वो जाते हैं शिकागो के उस महासम्मेलन में, तो उस महासम्मेलन की एक, हम लोग विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, किसी न किसी भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत का साहित्यकार कैसे पढ़ता है उस विवेकानंद के उस भाषण को, उनके वहां पर जाने को। वो एक पूरा सर्ग है, 10वां सर्ग जो है, उसमें लगभग 52 छंद हैं 10वें सर्ग में। प्रत्येक छंद अलग अलग छंद है प्रत्येक श्लोक का, और उसमें जो छंद का नाम वो डालते हैं, तो उस छंद का नाम का जो दूसरा अर्थ निकलता है वो भी उसमें से निकलता है। और जो 18 सर्ग हैं, 18 सर्गों का प्रत्येक सर्ग का जो पहला श्लोक है, उसका जो पहला वर्ण है, उन सभी पहले श्लोक के पहले, यानी 18 श्लोकों के पहले वर्ण को मिला देते हैं, तो इस महाकाव्य का नाम बनता है श्री स्वामी विवेकानंद चरित महाकाव्यम। ये निकल के आता है पहले श्लोक को लेकर। ठीक है। दूसरा एक मैं उदाहरण आपके सामने रखूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब शिकागो महासम्मेलन में विवेकानंद जी पहुंचते हैं, तो सभी देशों के प्रतिनिधि, धर्म प्रतिनिधि वहां पर आ रहे हैं।
तो उसका वो वर्णन करते हैं त्र्यंबक शर्मा भंडारकर और लिखते हैं, खिस्ता बौद्धा जिनमत परा कान्फ्यूसियान मार्गा ज्यूधर्मीया स्वपथ निपुणा मुस्लिमा हिंदवोपि सिंतो धर्म प्रतिनिधि जना जार जुष्टा जना ये मंदा क्रांता सरसी मुदिता पार्श्वयोश्चोपविष्टा। यानी सभी धर्म प्रतिनिधि आ रहे हैं जिनमें क्रिश्चियन है, ख्रिस्टा, बौद्धा, जिन मत परा जैन धर्मावलंबी है, कॉन्फ्यूशियन मार्ग, ये ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट जो दो रिलीजन से है उसके प्रतिनिधि हैं, ठीक है, मुस्लिमा है, हिंदू वो है, और इसी प्रकार से सिंतो धर्म जो चाइना का जो धर्म है तो उसके प्रतिनिधि जना मंदा क्रांता, छंद मंदा क्रांता है लेकिन वो कहते हैं मंदा क्रांता यानी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, सरसी मुदिता और सब प्रसन्न है एक दूसरे को देख करके, और पार्श्वयोश्चोपविष्टा एक दूसरे के बगल में बैठते चले जाते हैं। यानी वहां पर वो बताना चाहते हैं कि देखिए किसी भी धर्म के धर्मावलंबी को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ठीक है, सब लोग बड़े खुश होकर के एक दूसरे के बगल में, यानी हिंदू के बगल में मुस्लिम, मुस्लिम के बगल में क्रिश्चियन, वो बैठते हुए चले जाते हैं। तो वो मंदाक्रांता छंद में उन्होंने मंदाक्रांता शब्द का प्रयोग, इसी तरह से बाहुन छंद में बाहुन का प्रयोग है। आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको, बहुत आनंद आएगा आपको, और इस पर कुछ लिख भी सकते हैं। तो मैंने उसमें काम क्या किया मैं आपको बता देता हूं, मैंने किस तरह काम, एक कलकत्ता के भट्टाचार्य जी थे जो पुरी के अंतर जो है ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में आए थे। उन्होंने कालिदास के छंदों को इस तरह से प्रस्तुत किया था, नई नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, कंप्यूटर किसी किसी के पास होता था, आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंद हैं, कौन कौन से छंद हैं, किस किस अंक में कितने छंद हैं, और इसी तरह से उनके अन्य का भी एक बड़ा ही अच्छा डायग्राम बना के प्रस्तुत किया था कि इतने छंद हैं, पहले ये बताया, उसके बाद इतना परसेंट, एक छंद का इतना परसेंटेज है, दूसरे छंद का इतना परसेंटेज है, सबसे ज्यादा कौन सा छंद प्रयोग हुआ है। तो मैंने भी विवेकानंद चरितम पर यह काम किया, उसमें यही प्रेजेंटेशन था कि 18 सर्गों में प्रत्येक सर्ग में कौन कौन सा छंद प्रयोग हुआ है और उसमें सबसे ज्यादा कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, ठीक है। और तो वो उसका एक ग्राफ बनाया, परसेंटेज निकाला, एक चक्र में उसका परसेंटेज घोषित किया। तो देखिए शांत रस प्रधान महाकाव्य है, और शांत रस का कोई महाकाव्य है तो शांत रस को प्रकट करने के लिए उपजाति छंद को जो है वो सबसे अच्छा माना गया है, और उपजाति के बाद अनुष्टुप। आप पुराणों में जाएंगे, मैंने पद्म पुराण पर काम कराया, पद्म पुराण का साहित्य शास्त्री समालोचन कराया अपने अंडर में। तो उसमें भी मैंने उस बच्चे से कहा, अभय जी अभी मेरे कुलीग हैं जामिया में, उन्होंने काम किया, तो मैंने कहा कि इसमें छंदों को निकालो, किस छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया है ये बताओ। भक्ति रस प्रधान काव्य है तो कौन सा छंद सबसे ज्यादा, तो उसमें भी ये निकल के आया कि भक्ति रस प्रधान है तो शांत रस तो होगा ही होगा ऑटोमेटिकली। तो वहां पर भी उपजाति का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, इसीलिए पुराणों में अनुष्टुप और उपजाति का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। तो यहां पर भी यही आया कि उपजाति सबसे ज्यादा है, अनुष्टुप उसके बाद है। तो इस तरह का भी हम लोग मैंने एक दो जगह इंटरव्यू में पूछा कि शांत रस में अगर महाकाव्य लिखा गया होगा तो किस छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा होना चाहिए, एक जनरल, ठीक है। तो बताया भी कि उपजाति है, अनुष्टुप है, इसका प्रयोग अधिकाधिक उनमें दिखता है। तो इस तरह का एक अध्ययन था। और इसी तरह से नेहरू चरितम पर जब मैंने काव्य उसको पढ़ा, नेहरू चरितम ब्रह्मानंद शुक्ल जी का, तो उसमें कुछ नई बातें देखने को ये मिली, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कितनी सच है मुझे नहीं मालूम। जब मोतीलाल नेहरू जी के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी तो किसी ने उनको सलाह दी कि कश्मीर में एक बड़े संत हैं, उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए तो शायद उससे कुछ आपके घर में संतान आए। ये वर्णन है, आप पढ़िएगा नेहरू चरितम। तो वो गए उनके पास में, और उनके साथ उनकी पत्नी जो है, क्या नाम था उनका, स्वरूप रानी नेहरू साहब, हाँ, मोतीलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, और इनकी पत्नी नेहरू की कमला नेहरू महोदय। नहीं, मैं मोतीलाल नेहरू की पत्नी की बात कर रहा हूं, स्वरूप रानी
स्वरूप रानी था सर, स्वरूप रानी था। इनकी माँ, नेहरू की माँ कमला नेहरू, नेहरू की पत्नी हुई। तो वो स्वरूप रानी, और वो गए उनके पास में और कहा कि हमारी संतान नहीं है। हाँ, तो सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया है और कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं। तो ब्रह्मानंद शुक्ल लिखते हैं कि उन यति उन महात्मा ने इनको देखा और अपनी आंखें बंद की, तो बोले कि वो तो आपके भाग्य में नहीं है कोई संतान, तो नहीं होगी। तो बोले फिर जब हम आपके पास आए हैं, बड़ी उम्मीद से आए हैं, जब आपसे भी निराश होके जाएंगे तो ये बेचारी तो प्राण त्याग देगी अपना। तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय हो सकता है कि मुझे स्वयं आना पड़ेगा आपके घर। तो परकाया प्रवेश को, वो जो शंकराचार्य जी के बारे में हम सुनते हैं, उन्होंने परकाया प्रवेश किया था, तो ये ब्रह्मानंद शुक्ल जी वहीं से प्रेरित होकर के कहते हैं कि वो स्वामी जो हैं, वो संत जो हैं, स्वयं परकाया प्रवेश के माध्यम से इनके गर्भ में आते हैं और वो नेहरू के रूप में पैदा होते हैं। अब मैंने इस पर बहुत ज्यादा, जब मैं इस बात को कह रहा था मंच से, तो आदरणीय शुक्ल जी, मुझे मालूम भी नहीं था, तब उनके पिताश्री हैं ब्रह्मानंद शुक्ल, रमाकांत शुक्ल जी मंच पर थे, रामचंद्र शर्मा जी शुक्ल मंच पर थे। तो ये बात मैंने वहां पर चूंकि कही है महाकाव्य में, तो इस रूप में उन्होंने शायद ये दिखाना चाहा कि जो पंडित नेहरू थे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और कई बार जब उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो ये लगता भी है कि हाँ, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही थे, जो उनका चिंतन था, मनन था, वो था, तो उससे लगता भी था कि हाँ, जरूर कहीं कहीं कोई गहराई तो है। तो इस तरह के भी उदाहरण एक हिस्टोरिकली अगर हम इन महाकाव्यों को पढ़े तो हमें ऐसा कुछ ऐसे तथ्य भी मिलते हैं। अब उसकी छानबीन कुछ करें या नहीं करें, क्या करें, वो थोड़ा सा विचारणीय हो सकता है। अन्य भी ऐसे महाकाव्य हैं जहां पर हम सामान्य हिस्ट्री नहीं जानते हैं, इसलिए हमें हिस्टोरिकली भी जो है इन महाकाव्यों को पढ़ना चाहिए। तो इस पर एक अच्छा कार्य मैंने करवाया अपने अंदर बाद में। तो समय कितना है? अब मेरे ख्याल से 1 घंटा तो होने वाला है, तो ज्यादा मैं बस एक चीज और आपके सामने रखना चाहूंगा। ये तो सामान्य सी बातें हो गई कि हमें काम करना है, और ये पुरश्चर्या पाठ्यक्रम इसीलिए है, मैं तो यही उद्देश्य मानता हूं इसका। आप सभी लोग विद्वान हैं, आपको कोई पढ़ाना तो है नहीं, और मैं इतना बड़ा कोई विद्वान भी नहीं हूं कि मैं कौन सा मैं आपसे कुछ विशेष जानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूं। आदरणीय जया जी के निर्देशन में हम लोग निर्देश लेते रहते हैं, वो हमारी आचार्य हैं, विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं यही मान के चलता हूं। तो आपके कुछ नहीं है सर। नहीं। तो ये जो आधुनिक महाकाव्यों पर या काव्यों पर जो शोध कार्य की परंपरा है, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी से मैं वहां तक जाऊंगा। आपने आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र, हमारे सबके आज के वो पूज्य हैं, आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी को आपने सुना होगा, ठीक है। उन्होंने इलाहाबाद में, क्योंकि वो स्वयं साहित्यकार थे, तो उन्होंने इलाहाबाद में अपने निर्देशन में उन्होंने शोध कार्य किए। उनका जो जानकी जीवनम महाकाव्य है, जानकी जीवनम पर उनके एक विद्यार्थी ने वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथाओं को लेकर के तुलनात्मक, वाल्मीकि रामायण में राम कथा है और अन्य जो काव्य लिखे गए हैं, तो उन्होंने 3 काव्यों की तुलनात्मक बहुत ही सुंदर शोध कार्य है। आप नेट पे जाइएगा और डालिएगा उसमें, तो वो पूरा का पूरा थीसिस जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो उसमें उसने बाद में देखा मैंने, तो स्वयं अपनी रचना पर भी उन्होंने उस विद्यार्थी कहा कि उसको भी इसमें शामिल करो, तो वो बहुत ही अच्छा कार्य है। तो वहां से एक मुझे मिलता है कि साहित्यकार ही समझ सकता है कि इन हमारे साहित्य की क्या उपयोगिता है, क्या होना चाहिए। तो एक वहां पर वो बहुत अच्छा शोध कार्य मुझे मिला। और इसी तरह से कुछ गंभीर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छुट-पुट इधर उधर आधुनिक पर काम होता था। लेकिन अब मैं नहीं समझता हूं कि कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसा बचा हुआ है कि जहां पर आधुनिक संस्कृत साहित्य पर शोध कार्य नहीं हो रहे, सभी जगह हो रहे हैं। मैं या मेरे जैसे कुछ और जो आधुनिक पर रुचि रखते हैं, एक छंद नहीं लिखा आज तक, कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन समालोचक हूं, निंदक नहीं हूं।
समालोचना करना हमारा काम है। समालोचना से उसका ख्याल होता है, विस्तार होता है, बातें पहुंचती हैं। आप सामने रखी है तो आप भी 10 जगह रखेंगे इन बातों को, तो हमारा जो इतना समृद्ध साहित्य है वो कहीं न कहीं हमारे बीच में पढ़ने में आएगा। रामायण का आप द्वा सुपर्णा देखिए, गद्य काव्य है, हमने तो पाठ्यक्रम में लगाया है। वहां उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि उन्होंने सुदामा के चरित्र को कितना ऊंचा उठा दिया। हमें हो सकता है कि वो सच हो कि जब वो 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल चलाते हैं, चलाया हो मालूम नहीं, लेकिन उसका उल्लेख उन्होंने बहुत विस्तार के साथ किया है। तो इसी तरह से और बहुत सारी से हमें अपने तत्कालीन समाज, हमारे प्राचीन हमारा उसकी दिखाएं मिलती हैं। अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। मैं एक मिनट में एक बात और रखूंगा आपके सामने कि जब मैं रहस बिहारी द्विवेदी जी से 2-3 बार संपर्क हुआ। एक बार बीएचयू में हुआ, एक साल ही जो है वो इन्हीं दिनों में गोरखपुर में हम लोग थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत मैं जबलपुर जो है एक डीलिट का वाइवा गया, तो वहां पर उनसे संपर्क हुआ। तो वो बोलने नहीं देते। बड़ी कठिनाई बात है कि उनके सामने जान रहे होंगे सूर्यकांत जी, उनके सामने आप बोल पाओ, ये बड़ा मुश्किल का, क्योंकि आप एक छोटी सी बात छेड़ देंगे तो वो फिर उस पर एक पुराण आपके सामने रख देंगे। ये एक एनसाइक्लोपीडिया हम लोग कहते हैं। तो वो उनका एक ग्रंथ है, ये मैं जब बनारस गया था तो लाया था। इसका नाम है साहित्य विमर्श। उनके शोध लेख है इसमें। मेरे ख्याल से संपूर्ण जीवन में पढ़ने के लिए एक ही ये ग्रंथ पर्याप्त है। अगर इसको हम पढ़ लें उनके आर्टिकल्स को तो यही इतना है। तो उसमें जब वो अर्वाचीन काव्य विधा लक्षणानि, देखिए हर कविता का प्रिंसिपल साहब जी थोड़े विषय में ज्यादा बता सकते हैं। धर्मशास्त्र में क्वेश्चन छपता है कि नहीं? कुछ कह रहे प्रिंसिपल साहब बता सकते हैं, इसको लेना ठीक है कि भाई अन्य लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, सर को सुने दीजिए। म्यूट रखिए माइक। तो मैं ये कह रहा था कि वो अपने इन शोध ग्रंथों में, मैं सबसे पहला जो उनका शोध पत्र है वो भी बता देते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के काव्य लिखने का एक प्रयोजन है और उनका एक काव्य लक्षण है। कालिदास का काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, स्वयं लिखा है उन्होंने। अपना काव्य प्रयोजन है, काव्य लक्षण है। बड़ी ही सुंदर विवेचना वो सभी कवि के काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को लेकर के लिखते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं जो उन्होंने अर्वाचीन काव्य विधा लक्षणानि में, तो कहते हैं देखो परंपरा से जो लक्षण आए हुए हैं भामा से लेकर के पंडितराज जगन्नाथ तक अपनाया है। आधुनिक कवियों ने सबको अपनाया है, लेकिन कोई इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो वही काव्य प्रयोजन को लेकर के चले। इसलिए आदरणीय रेखा प्रसाद द्विवेदी जी और आदरणीय प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने कि अलंकार जो है वो काव्य का प्रमुख तत्व है, आत्म तत्व है, इसको लेकर के बहुत अच्छी विवेचना की है। और मैंने तो आदरणीय प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी के जो आधुनिक संस्कृत के उनके काव्य लक्षण है, काव्य उनका जो क्या है अभिनव का अलंकार सूत्रम जो है, और एक पीएचडी कराया, तो उस बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है कि वो सारा का सारा त्रिपाठी जी को समझने के लिए मेरे ख्याल से वो ग्रंथ बहुत उपयोगी होगा। तो आदरणीय रहस बिहारी द्विवेदी कहते हैं कि आदरणीय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी अपने सीता चरित जब लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं न यशसे न धनाय। अब वहां पर मम्मट लिखते हैं काव्यम यशस्वी अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परनिर्वृत्तये कांता संमिततयोपदेशयुजे। तो ये लिखते हैं न यशसे न धनाय शिवेत क्षतिकृते नैव कृतिर्म। मैंने किसी चीज के लिए नहीं लिखा है, न धन के लिए लिखा है, न यश के लिए लिखा है, न कोई शिवेतर क्षति के लिए लिखा है। इयम इमाम भरतावनि संस्कृतिम सुरगविम च निवेशयितुम उत्तरम। मेरा उद्देश्य है कि ये जो हमारी सुर नदी है यानी देववाणी की जो हमारा प्रवाह है, ये प्रवाह चलता रहे, ये मेरा काव्य प्रयोजन है। और आप देखिए कि स्वातंत्र संभवम जो उनका महाकाव्य है
उसमें 66,000 श्लोक लिखे जा चुके हैं, उनका रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का। और उन्होंने बंद कर दिया था 2010 के आसपास में, आपने नहीं लिखूंगा। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बोले नहीं, मैं फिर से लिखना शुरू करता हूं इसमें, और आगे बढ़ गए उसमें, और आज भी वो लिखे जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये सुर नदी का प्रवाह चलता रहे, ये मेरे काव्य का प्रयोजन है। बाकी न मेरे को धन की आवश्यकता है, न उसकी। मैं बीमार भी नहीं। आप बताइए आप कितने उम्र के हैं वो, और बिल्कुल स्वस्थ हैं एकदम, कुछ नहीं। मेरे को कोई उसके लिए भी काव्य नहीं, मैं तो केवल इसके लिए काव्य लिख रहा हूं। तो इसी तरह से रहस्य बिहारी द्विवेदी स्वयं कवि हैं, और लेकिन वो आधुनिक काव्य को समझने के लिए मेरे ख्याल से रहस्य बिहारी, मैंने तो उनसे कहा था गुरुजी मैं तो जिस दिन कहीं व्याख्यान देना होता है आपके उस ग्रंथ में से एक आर्टिकल पढ़ लेता हूं और जाकर के बोला था, और लोग कहते हैं कि आपने ठीक ठाक बोला था। तो ये हमारे है आदरणीय रेवा प्रसाद द्विवेदी, आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी, हरिदास शर्मा जी। पिछली बार जब मैं मैडम नैनीताल आया था, अच्छा जी, एक दिन पहले मैंने अपने यहाँ आदरणीय हरिदास शर्मा जी को बुलाया। वो दिल्ली आए हुए थे किसी और प्रयोजन से। मैंने कहा सर जी एक बार आइए, एक व्याख्यान हमारे यहाँ दे दीजिए। तो उन्होंने अच्छा व्याख्यान दिया। उनका एक नया काव्य लिखा है वैदेशिकाटनम, कि विदेशों जहाँ वो गए हैं उस पर उन्होंने लिखा है। वो लेकर के वो बोले, मैंने कहा चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आकर के तैयार करूं और आपके रिफ्रेशर में बोलूं, तो जितना जितना वो बोलते गए उसके टिप्स लिखता गया। मैंने कहा गुरुजी ये कल मैं बोल रहा हूँ। तो उस समय भी जो प्रतिभागी थे उसने वो दोनों व्याख्यानों को बहुत पसंद किया था। तो मैं समझता हूँ कि समय हो गया है, और जी हाँ, कभी और मुलाकात होगी तो इस पर और चर्चाएं हम करेंगे। और आपकी कोई एकाध जिज्ञासा हो उसके लिए परमिशन आप रखें। हाँ आज के नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा रखे? हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं डॉक्टर चारू मिश्रा कन्नौज से बोल रही हूँ, यूपी से, गवर्नमेंट कॉलेज से। सर प्रणाम। मैं आपसे, आपने एक कहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था नेटवर्क का, कि आधुनिक संस्कृत के भीष्म पितामह नाम से आपने किसी को संबोधित किया था। क्या मैं उन महानुभाव का नाम जान सकती हूँ? हाँ, मैं उस समय आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास की बात कर रहा था। आदरणीय श्रीनिवास रथ, जब तक वो रहे, श्रीनिवास रथ ये पहले सागर विश्वविद्यालय में गए थे, 1 साल वहाँ रहे। उसके बाद माधव कॉलेज है उज्जैन में, माधव कॉलेज वहाँ रहे, और उसके बाद में ये प्रोफेसर बन के विक्रम विश्वविद्यालय में आए। और क्योंकि वो जहाँ भी कवि सम्मेलनों में हम उनको देखते थे, तो वो हमेशा ही उनको अध्यक्षता दी जाती थी, और सब लोग इसी पद का प्रयोग करते थे कि हमारे बीच में पितामह हैं तो उनको सुनेंगे। तो इसलिए मैं उनको उसी रूप में, उनका बहुत ही स्नेह रहा, और दिल्ली आते थे तो मैसेज भेज देते थे मैं आ रहा हूँ। तो वो है। सर प्रणाम, मैं डॉक्टर रविशंकर पांडे विश्वविद्यालय से जी प्रणाम आपको। और बहुत सुंदर, बड़ा भव्य और बड़े रोचक तरीके से आपने रखा। हम लोग कभी सोचा ही नहीं था कि चरितम को लेकर के इस विधा को इतने संकलन और इतना सुंदर, इसलिए फिर से एक बार प्रणाम। और साथ साथ सर मंदाक्रांता की जो आपने व्याख्या की, ये तो हृदय में जगह बना लिया। बस नहीं, तो सर इस तरह का अनुष्टुप और उपजाति पर भी कोई व्याख्या हो तो अगले बार कभी हम आपसे सुने। जी जी जी, आप ऐसा करिएगा कि आज तो होने लग गया है, अब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पैसा तो खर्च करना ही नहीं है। आप अपने महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम रखिए, उसमें आदरणीय जया जी को भी बुलाइए ऑनलाइन, और इसी पर हम केवल उसी सर्ग के ऊपर सारी बात रख देंगे। हाँ, ये बहुत सर आपके हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका तो आमंत्रित करिए। तो इस तरह से आज का ये बहुत अच्छा माध्यम हो गया है। हम कभी आपको सुने, कभी आप हमें सुने, तो ये चलता रहना। ये सही बात। जी प्रणाम सर सूर्यकांत, मैं गोरखपुर से सूर्यकांत सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे सर चरित्र शब्द इतना व्यापक है, वैसे आपका व्याख्यान भी बहुत व्यापक रहा, और व्यापकता के साथ साथ बड़ा सारगर्भित भी रहा, बहुत ललित रहा। हम लोग बहुत अभिभूत हैं आपके व्याख्यान से, और आपका ये सारस्वत आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है सर। मैं जया मैडम को, निदेशिका मैडम को, आप सबको प्रणाम।
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं गोरखपुर में ज्यादा नहीं रुक सका था, हमें 2-3 दिन रहना था वहाँ, लेकिन बहुत जी उसका पश्चाताप यही हो सकता है कि जल्दी आप गोरखपुर बुलाएं, जैसे ही सब ठीक हो जाए तो वहां पर बैठ के फिर सत्संग हो। और आदरणीय पाठक जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जी सर जी। प्रणाम सर, मैं प्रतिभारिया प्रयागराज से। प्रयागराज से, अच्छा अच्छा। हाँ जी सर प्रणाम। सर आपका व्याख्यान बहुत ही रोचक रहा और सबसे बड़ी बात कि श्रोता को आकर्षित करने की सबसे प्रभावशाली ये रही। हम लोग बहुत पता नहीं जीवन में तो किसी को आकर्षित कर नहीं पाया। हाँ, श्रोता आकर्षित हो जाते सर इसमें एक चीज पूछना है कि आपने जो विवेकानंद चरितम के बारे में बताया, इसका प्रकाशन कहाँ से है? मैं इसे पढ़ना चौखंबा वाराणसी से। अच्छा। चौखंबा वाराणसी से मैंने उनको प्रस्ताव भी दिया हुआ है कि इसका अभी चूंकि हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है, तो रिफ्रेशर कोर्स में एक अंग्रेजी की भी आई हुई थी नैनीताल में, तो हमने कहा कि हम मिलके, जैसे द्वासुपर्णा है, विवेकानंद चरितम है, मिल करके इनका अनुवाद भी सामने रखें, तो केवल संस्कृत वाले ही ना पढ़े, दूसरी कोई सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ़ सके। तो मैंने चौखंबा के सामने ये प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। जी नमस्ते सर। नमस्ते काशी। मैं मंजुला परमार बात कर रही हूँ सर। आपने बताया रेवा प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जो कार्य का प्रयोजन नई यश के लिए नई धन के, वो सर कौन सी कृति में लिखा गया है, कहाँ पर है? ये मैंने आपको कहा ना कि ये जो आदरणीय रेवा प्रसाद, उन्होंने सीता चरितम में लिखा है। जी सर। चरितम उनका जो महाकाव्य है, आदरणीय रेवा प्रसाद द्विवेदी, उनकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। जी। और आप अधिक और उनसे जानना चाहें तो आप प्रोफेसर, उनके सुपुत्र हैं बीएचयू में, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, उनसे फोन कर, क्योंकि गुरुजी तो आप फोन नहीं उठाते हैं प्रायः, तो उनसे आप फोन पे बात करके और अधिक विस्तार से उसके बारे में जान सकती हैं। और उनकी जितनी रचनाएं हैं उसका संकलन देखिए, मैंने क्या किया, मैंने आदरणीय उनका जो है राजेंद्र मिश्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उनके जितने भी प्रकाशन हैं, वो मैंने विश्वविद्यालय के देशबंधु महाविद्यालय में सारे के सारे मंगाए, संग्रह किए। मैंने उनका जो माधव जी की सभी रचनाएं, बल्कि जो विद्यार्थी उस पर काम कर रहा था वो वहां अहमदाबाद गया और स्वयं सारी की सारी, मैंने कहा एक तो तुम खरीदो, एक मेरी लाइब्रेरी के लिए पूरा सेट खरीद के लाओ, तो 2 सेट वो खरीद के लाए और आदरणीय आचार्य जी ने कमीशन के रूप में एक पूरा का पूरा सेट मुझे दे दिया। मतलब 40-50 उनकी किताबें हैं, वो उन्होंने मुझे भिजवा दी, मेरे घर पर है। तो इस संग्रह करना चाहिए। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। सर ये जो साहित्य विमर्श है, ये रहस्य प्रसाद द्विवेदी जी का है? ये रहस्य बिहारी द्विवेदी जी का है। हाँ, रहस्य बिहारी। और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो प्रकाशन विभाग है वहां से छपा है। तो कोई आप कभी बनारस जाए तो या कोई जा रहा हो तो इसको मंगाएं। ये एक अमूल्य, इस तरह के ग्रंथ हमारी एक अमूल्य निधि है। हमें इन लोगों ने पता नहीं कब काम किया होगा, कब पढ़ते होंगे, कब लिखते होंगे, क्या इनको मेधा दी है ऊपर वाले ने, तो हम तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रसाद हमें भी मिले। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। सर मैं राजेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, हरिद्वार से सर। कहाँ से? हाँ सर, मेरा ये है कि जैसे भीष्म पितामह श्रीनिवास रथ जी को अभी बताया जा रहा था, आपके द्वारा जो बताया गया सर, उस समय का समकालीन देखेंगे जी, तो श्रीनिवास रथ के समय में जी का काम वहाँ जो है